Morning again, guys. Let's start our discussion on the Finance Commission. Now, Finance Commission में हमारा जो अभी तक डिस्कशन था वो था हाउ डज मनी फ्लो फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स. हमने वो सारी चीज़ें देख ली थी. ठीक है, हमने सेंटर का देखा था, सेंटर से स्टेट्स तक जो पैसा आता है वो क्यों आता है. व्हाट वाज द रीज़न गाइस व्हाट वाज द रीज़न. सेंटर वर्टिकल इम्बैलेंस. एंड वर्टिकल इम्बैलेंस क्यों होता है गाइस? व्हाई डू यू हैव वर्टिकल इम्बैलेंस? कम ऑन गाइस, व्हाई डू यू हैव वर्टिकल इम्बैलेंस? Financial power is concentrated with central. एग्जैक्टली बिकॉज फाइनेंशियल पावर्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है. ठीक है, उसकी वजह से सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स में डिफरेंस है. देन हाउ इज दिस मनी डिवाइडेड अमंग स्टेट्स? इज द मनी सिमिलरली डिवाइडेड अमंग स्टेट्स? No, sir. व्हाई? Relation, ecology, and geography differs from state to state. That's why. What is that called? What is that? So horizontal imbalance. Exactly, horizontal imbalance. ठीक है, horizontal. And for horizontal imbalance you have horizontal devolution. So ये दो मेन concepts हैं फाइनेंस कमीशन के. ठीक है, but apart from that also, apart from this horizontal and vertical imbalance also, you need to know the other flows जो हमने अपने उसमें देखा था, where we saw that what has happened in the domain of finance, pre 2015 and post 2015. ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कि इस पीरियड के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो कम हो गई है एंड यू हैव मोर मनी कमिंग फ्रॉम दिस स्टेबल सोर्सेस. ठीक है, तो पैसा जो है पहले क्या होता था, सेंटर से स्टेट्स आना होता था, उसमें एक रूट, आई विल जस्ट शो यू, उसमें एक रूट जो था, कैन यू सी गाइस, ये लेट मी, सिर्फ एक रूट टैक्स डेवोल्यूशन होता था, बाकी उसके अलावा बहुत सारे रूट्स होते थे. तो ये सेंटर और ये स्टेट्स है, ये रहा सेंटर और ये स्टेट्स. ठीक है ना, पहले सिर्फ एक रूट ये जो होता था ये फाइनेंस कमीशन बता रहा होता था. अब उसके अलावा देन यू हैड ग्रांट्स एंड एड्स, ये भी फाइनेंस कमीशन बता रहा होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेंट्रल फाइनेंसिंग ऑफ स्टेट प्लान्स हैं, ठीक है, जो डिस्क्रिशनरी पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता था. ठीक है, विच हैड नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस एंड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस, एंड देन यू हैव दो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एज वेल. तो यहाँ से यहाँ तक पैसा आने के बहुत सारे सोर्सेज थे. व्हाट विल यू कॉल दिस एज गाइज? आपको क्या लगता है इसमें पॉलिटिक्स, हमने पढ़ा भी था, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा हो सकती है कि इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स हो सकती है? कौन से वाले में पॉलिटिक्स होगी? ए वाले में ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है कि बी वाले ब्लॉक में ज़्यादा पॉलिटिक्स हो सकती है? ऑल ऑफ यू एग्री बी वाले में पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं तो वो योगी को कहेंगे कि अच्छा बॉस तू नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस में भी मुझसे ले ले, कि तेरे पास कोई तुझे राम मंदिर बनाना है तो उसमें भी और ज़्यादा पैसे ले ले, कोई एडिशनल प्रोग्राम है तो उसमें भी और पैसा ले लो. तो यहाँ पर आप यू कैन डू अ लॉट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन. बट व्हाट द 14th फाइनेंस कमीशन डिड, उन्होंने कहा कि बॉस इस सोर्सेज से तो पैसा आना, पहले नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस से तो पैसा बंद ही कर दो, क्योंकि अब ये पैसा आता था स्टेट के 5 ईयर प्लान के लिए. अब 5 ईयर प्लान ही नहीं रह गया इंडिया के अंदर, प्लानिंग कमीशन नहीं है तो 5 ईयर प्लान नहीं है, 5 ईयर प्लान नहीं है तो you have no normal central assistance. Instead, now the money has to flow from tax devolution or grants and aid, इस सोर्स से आएगा. सो इसीलिए इसको बोलते थे कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा रहा है. ठीक है, और यही हमने इसमें भी देखा था, यही हमने यहाँ पर भी देखा था. देखो पहले क्या हो रहा था, पहले प्लानिंग कमीशन ये आपको दे रहा था, ये दिख रहा है आपको, नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस, इससे पैसा आता था, ये अब पैसा ज़ीरो हो गया. अभी भी प्लानिंग कमीशन से नहीं आता, अभी भी अगर किसी स्टेट को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है और ये एडिशनल, तो वो उसको मिल जाता है. ठीक है, बट वो प्रॉबली वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या यूनियन मिनिस्ट्रीज के थ्रू आ रहा होता है रादर दैन प्लानिंग कमीशन, तो है नहीं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ देखो क्या हुआ कि ये जो पैसा है इसमें बहुत इंक्रीज हो गया है. ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन का जो रोल है इन सेंटर स्टेट रिलेशंस वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया आफ्टर 14th फाइनेंस कमीशन. ठीक है, एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जनरल पर्पस ग्रांट्स एंड स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स. ये कौन से ग्रांट्स हैं? तो वी नीड टू सी व्हाट आर दीज जनरल पर्पस ग्रांट्स. ठीक है,
एंड व्हाट आर दीज स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो हमने पढ़ा ही है कि सेंटर जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए पैसा देता है। ये चीज़ क्लियर है गाइस, सेंटर से स्टेट्स कैसे कैसे पैसा आ रहा है, इज दिस क्लियर और नॉट? पक्का गाइस, इसके ऊपर आई एम टेलिंग यू विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, नो वन विल एक्सप्लेन इट टू यू लाइक दिस, ठीक है। और यही आपके पास रह जाएगा व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 15th फाइनेंस कमीशन। अब 15th फाइनेंस कमीशन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि बस 15th फाइनेंस कमीशन में क्या चीज़ चेंज हुई। नाउ 15th फाइनेंस कमीशन, एज आई टोल्ड यू, उसने बोला कि सबसे पहले जो उसने चीज़ डिसाइड करी, उसने बोला कि जो सेंटर से स्टेट्स जो पैसा आना है, ठीक है, वो मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं करा हुआ, जो वर्टिकल डेवल्यूशन है, वर्टिकल डेवल्यूशन that will be 41%. Vertical devolution will be 41%. Let us also see ये आपने देखा है गाइस, ये मैंने भेजा आपको दिस टॉपिक 1.5, ऑल ऑफ यू हैव ओपन दिस गाइस? Yes. ठीक है, चलो लेट्स सी दिस। हाँ, सो ये जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस कमीशन जो है इट गिव्स अ रिकमेंडेशन फॉर 5 years. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, फिर 15th फाइनेंस कमीशन। पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में। नाउ व्हाट डज फाइनेंस कमीशन डू? फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बॉडी बता रखी है। नाउ दिस there are certain mandates, as I've already told you, it majorly deals with the center state finances. Now ये जो बॉडी बनती है ये 5 years का टर्म होता है, इसका 5 years का टर्म होता है, ठीक है। नाउ द 13th फाइनेंस कमीशन जो थी वो थी 2010 to 2015। तो 14th का क्या टर्म होगा गाइस? 14th का क्या टर्म होगा? अरे 13th अगर ये है तो 14th का क्या होगा? 2015 to 2020। तो अगले 5 साल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैसे का सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो बता रहेगा। उसके बाद देन यू हैड 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन का क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? 20 to 25। But what happened, unfortunately, in our polity and then because of COVID was कि पहले क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट बनाना शुरू करें, ठीक है, तो इन्होंने 2017-18 में रिपोर्ट बनाना शुरू किया, इन्होंने 20 में तो सबमिट करना होता है रिपोर्ट, ठीक है। तो जब रिपोर्ट बनाना शुरू किया तो अगस्त 2019 में क्या हुआ गाइस? किसी को याद हो? बहुत इंपॉर्टेंट, अगस्त 2019 में समथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड इन इंडिया। सर JNK का स्पेशल स्टेटस। यस, JNK का स्पेशल स्टेटस हटाया गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सेंटर से स्टेट्स तक पैसा कितना होता है ये बताना होता ना, बट अब तो JNK स्टेट ही नहीं रह गया। दैट मीन्स आपको पूरा काम फिर से करना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया चीज़ कि आप सेंटर से स्टेट्स को पैसा देना, आपने स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को कुछ पैसा दिया होगा, बट वो स्टेट तो अब रह ही नहीं गया। दैट मीन्स यू नीड टू रीफॉर्मुलेट ऑल ऑफ दिस। एंड देन उसके बाद बाय मार्च 2020 यू हैड कोविड। तो इसकी डिसरप्शन, पहले तो इसकी डिसरप्शन थी, इसकी डिसरप्शन की वजह से इन्होंने पहली जो रिपोर्ट दी वो 2020-21 की थी, 1 साल की रिपोर्ट दी, इंटरिम, इसको बोलते हैं इंटरिम रिपोर्ट। उसके बाद देन दे केम आउट विद अनदर रिपोर्ट, ठीक है, देन दे केम आउट विद, अब इस साल उन्होंने फिर से रिपोर्ट दी है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कोविड एज वेल, और जो नेक्स्ट रिपोर्ट आई है वो 2021 से 26 तक के लिए। समझ में आया? क्लियर है गाइस ये चीज़ कि ये कैसे 6 साल चल रही है पूरी वो, रादर देन 5 years। पहले साल इन्होंने इंटरिम रिपोर्ट निकाली। श्रेया, आई कांट हेयर यू फॉर सम रीजन। नो, यू आर नॉट ऑडिबल। नो सांची, दिस इज 15th फाइनेंस कमीशन ही, 15th फाइनेंस कमीशन का ही पोर्शन है, ये भी 15th ही है, ये दोनों ही 15th फाइनेंस कमीशन है गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 15th FC है, 16th FC जो होगा
बाद जो लगेगा वो 5 साल से ही लगेगा ना। वो 16th FC 2026 से 31 के लिए बनेगा। जब आप लोग IAS करने बैठ रहे होगे नहीं, तब तक तो या तो बन गए होंगे, ठीक है, या फिर अगर प्रिपेयर कर रहे होगे तो फिर 16th FC पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 16th FC होगा, बट अभी तो 16th FC बहुत दूर। 15th FC समझ में आया कि कैसे इसका 6 साल का ड्यूरेशन है। एवरीवन गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड ना। सो कैन यू सी दिस गाइस, कैन यू सी दिस कि पहली रिपोर्ट जो थी वो 2020-21 की थी, ठीक है, 2 रिपोर्ट सबमिट करिए, एंड जो सेकंड रिपोर्ट है वो इस साल सबमिट करिए, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया? यस नो गाइस? Yes, sir. ठीक है। अब द अदर थिंग इज शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस। ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा? व्हाट इज इंटरिम रिपोर्ट? रेनी इंटरिम होता है जो अभी फाइनल रिपोर्ट से पहले जो आप इनिशियल काम करते हो, ठीक है। फॉर कई कई बार बोलते हैं इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम बोलते हैं ना, हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं कि आपके पास पूरा नहीं है, आपने पूरा काम नहीं किया, बट अभी तक जितना काम किया आप उसको दिखा रहे हो, फुल एंड फाइनल नहीं है। समझ में आया रेनी? Okay, sir. Thank you. Then what is this guys? Share of states in tax in central taxes। मैंने आपके साथ एक आर्टिकल भी शेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, और ये कौन सा किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सोचो, थिंक अबाउट इट एंड टाइप इट इन दी चैट बॉक्स गाइज। आई बी बैक इन 1 मिनट। डिविजिबल टैक्स पूल, डिविजिबल टैक्स पूल, ग्रेट। तो हमने डिविजिबल टैक्स पूल के बारे में बात करी थी गाइज। ये डिविजिबल टैक्स पूल कौन सा आर्टिकल था? ऑल्दो आपको आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ऐसे ही जब 270। एग्जैक्टली 270। ये चीज़ें अपने आप से जैसे पूछोगे ना, अपने आप को क्वेश्चन करोगे कि मुझे ये याद नहीं है नहीं है, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होना शुरू होंगी। सो हैव दैट इंक्लिनेशन, ठीक है। कई बार अपने आप से ऐसे क्वेश्चन कर करके, सो डिविजिबल टैक्स पूल जो है उससे अब आप कह रहे हो कि यू विल गेट सम फंड्स। नाउ लेट्स सी ये डिविजिबल टैक्स पूल क्या था। कि हमारे पास जितना टैक्सेस से पैसा है, टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है, जो आर्टिकल 270 में दे रखे हैं, वो एक पूल में जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका सारा पैसा है, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल टैक्स। अब इस पैसे से, ये जो पैसा है ये वर्टिकल डेवल्यूशन के लिए यूज़ होगा। अगर इसमें 100 रुपये हैं, ठीक है, तो उसका 41%, दैट मीन्स 41 रुपीज़ जो हैं वो अब स्टेट्स को जाएंगे, और फिर ये 41 रुपीज़ जो हैं ये स्टेट्स में आपस में डिपेंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल। ये चीज़ समझ में आई? यस सर। ये हमने पहले भी पढ़ा था, Yes, sir. बट आज मैंने आपको वो 41% का आपको मैंने वो रीज़न बताया। इट सेज, कैन यू सी that the share of states in the central taxes for 2021 to 26 is to be recommended at 41%, which is the same as 2020-21, which is the interim report. It has reduced from 42%. Now if you see 14th finance commission, 14th finance commission had this share as 14th finance commission का अगर आप ये शेयर देखोगे तो आपको एक्चुअली 13th 14th एंड 15th तीनों देखने चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट यू शुड सी ऑल 3। इस पूल में से 13th फाइनेंस कमीशन ने बोला था 32%, 14th फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया 42%। एकदम से सोचो 10 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज है। बाय द वे दिस इज 10% का इंक्रीज नहीं है, 10 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? 32% से 42% कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 10 परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज करना। अगर आप परसेंटेज की बात करते हो तो परसेंटेज के लिए आपको बेस चाहिए कि कितने बेस पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ किसी चीज़, कोई चीज़ 10% से इंक्रीज करी है, बट 10% ऑफ वॉट, ठीक है। बट अगर मैं 10 परसेंटेज पॉइंट बोल दूँ तो ये दैट मीन्स ये 10 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स ये 10% से 20% हो गई है, और वॉट एवर बेस इट इज। 14th एंड 15th वर्टिकल डेवल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। दिस इज़ 32%, दिस इज़ 32%, दिस इज़ 42%, दिस इज़ 41%। ये इंक्रीज क्यों हुआ गाइस? दैट इज़ माई क्वेश्चन। Before 15
14th Finance Commission, we had a planning commission, right, sir? Before So there 14th was a finance commission, chance- not 15th. Sorry, sir, 14th. So there was a chance to do politics and all. and यस to favor एग्जैक्टली this. समझ में आया बाकी सबको गाइस, जो हमने पॉलिटिक्स वाली जो डिस्कशन करी थी, ये देखो ये लिखा है ना, प्री 2015 का क्या मतलब है यहाँ, दिस इज बेसिकली 13th फाइनेंस कमीशन वाली बात हो गई। पोस्ट 2014-15 क्या हुआ, 14th फाइनेंस कमीशन की बात हो गई। 14th फाइनेंस कमीशन ने इसका शेयर जो है वो बढ़ा दिया और ये सारी चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई, ऑल ऑफ दिस फिनिश्ड। दैट मीन्स पैसा तो आना है, अब पैसा यहाँ फाइनेंस कमीशन के थ्रू ज़्यादा आएगा रादर दैन फार्मूला बेस्ड पैसा ज़्यादा आएगा रादर दैन नॉन फार्मूला बेस्ड पैसा आना। इज दिस क्लियर गाइस? एक है तरीका रटने का, बट आई डोंट वांट यू टू लर्न जस्ट लर्न इट बाय हार्ट कि अच्छा ये हुआ। दूसरा तरीका है समझने का, तो वो समझना ज़रूरी। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो दिस इंक्रीज फ्रॉम 32% टू 42%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये 42, अभी मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है कि ये 42 से 41 क्यों हुआ होगा। व्हाट वाज द रीज़न? So Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर, एग्जैक्टली जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसका जो सब पार्ट्स हैं, अभी यहाँ पर आप ईयर्स भी मेंशन कर लो चाहे तो, जस्ट मेंशन दोज ईयर्स कि दिस इज़ 2010 टू 15, दिस इज़ 15 टू 20, दिस इज़ 20 टू 21 एंड देन 21 टू 20। इसका JNK रीज़न है और इसका प्लानिंग कमीशन का जो डिसोल्यूशन है वो रीज़न है। ठीक है, यहाँ तक ऑल ऑफ यू आर विद मी गाइस। देन उसके बाद, और ये देखा है, देखो एडजस्टमेंट ऑफ 1% टू प्रोवाइड फॉर न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, देन अब आ जाती है बात हमारी डेवल्यूशन, ये हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। ये तो हो गया वर्टिकल डेवल्यूशन, ऑल ऑफ यू अग्री की वर्टिकल डेवल्यूशन है सेंटर से स्टेट, तो वर्टिकल डेवल्यूशन का हमने क्लियर कर लिया। नाउ अब हमें देखना है कि अच्छा ये 41 रुपीज़, मान लो 100 रुपये थे उसके अंदर, ठीक है, और नीचे 41 रुपीज़ पहुँच गए। अब ये 41 रुपीज़ आपको डिसाइड करने हैं कि ये 41 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, क्योंकि ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल। सो यू वुड हैव टू कम अप विद सर्टन फार्मूला कि ये 41 रुपीज़ जो हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। नाउ लेट्स चेक आउट द फार्मूलाज विच आर गिवन टू। सेम चीज़ ये, आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर ओनली। नाउ अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के ये दोनों चीज़ें ही सेम है, तो मतलब आप चाहे ये वाला ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन आइदर ऑफ देम। नाउ द 15th फाइनेंस कमीशन हैड गिवन इनकम डिस्टेंस एज 45% वेटेज। ठीक है, अब आई हैड टोल्ड यू अबाउट इनकम डिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनकम डिस्टेंस क्या होता है। इनकम डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन भी है, इनकम डिस्टेंस इज द स्टेट्स इनकम फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बात कर रहे हो कि सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है एंड वेयर यू आर, इन दोनों में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज कि कोई स्टेट ज़्यादा दूर है उसको ज़्यादा पैसा दोगे, जो स्टेट पास में उसको ज़्यादा पैसा दोगे? जो ज़्यादा दूर है। दूर है जो। ऑल ऑफ यू अग्री? जो स्टेट ज़्यादा दूर है आप उसको ज़्यादा पैसे दोगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो गरीब स्टेट है एंड उसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू अ रिच स्टेट। एंड आपने टोटल जो आपके पास सपोज ये 41 रुपीज़ थे, मान लो, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि 100 रुपीज़ थे डिविजिबल टैक्स पूल में, उसमें 41 रुपीज़ यहाँ आ गए। दैट मीन्स ऑफ दिस 41 रुपीज़ 45% of this 41 rupees will go to states according to distance criteria। ठीक है, तो इस मान लो ये 20 रुपये आ जाता है, तो ये 20 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्टेट्स में। अब कौन से स्टेट को 1 रुपया मिलेगा, कौन से स्टेट को 2 रुपये मिलेंगे, कौन से स्टेट को 3 रुपये मिलेंगे, या किसी स्टेट को
10 पैसा मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि वो उस डिस्टेंस से कितना दूर है। समझ में आया? देन द नेक्स्ट थिंग इज एरिया। और अब यहाँ पर व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, अच्छा अगर आपका ओबी हो तो आप ये 14th भी लिख देना और 15th भी लिख देना। बट अगर ओबी नहीं है और आपका नॉर्मल फाइनल एग्जामिनेशन है तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दीज एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस। इफ़ आपके पास फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आ रहा है एंड यू आर नॉट मेंशनिंग दिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइज 50% नंबर आपके वहीं, 50% मार्क्स आर रिड्यूस्ड इन योर, अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है आपके मैक्सिमम मार्क्स 8 हो जाएंगे अगर आपने ये टेबल नहीं बनाई तो। सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेबल, बिकॉज और टेबुलर फॉर्म में ही रखना है सो दैट द एग्जामिनर डज नॉट हैव टू बॉदर कि अच्छा कहाँ डेटा कहाँ दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको टेबल बना के देना। ना द नेक्स्ट थिंग इज एरिया। अब एरिया को 15% वेटेज दिया, दैट मीन्स इस 41 रुपीज़ का 15% जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा, और एरिया जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, एरिया जिसको कम है उसको कम पैसा मिलेगा। क्यों गाइस, ऐसा क्यों होगा? व्हाई डू यू थिंक दिस विल बी ट्रू? जिसका एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। इन जनरल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है गाइस। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ना हमेशा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर हमेशा दो ही चीज़ें हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई उसकी, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, राजस्थान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू से गोवा, ठीक है, तो यू नीड टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। देन now the question here is because this is a BCom class, I would have asked this question from the this thing BA program class. So Janya, what's your background? BA program listener. BA program what course? Economics and Pol Science. अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम टारगेट हो सकती हो। तो if anyone else or Sujanya, you can tell what is so special about 1971 in India's parliament? अगर किसी ने पढ़ा है कभी इंडियन पार्लियामेंट्री टर्म्स में 1971 is a very important year. Then I'll explain it to you here. Anti-defection was. No, anti-defection 1990s में आया है, नहीं 2000 में आया है। I think 91st या 90th amendment act है कुछ, I think 91st constitution amendment act है anti-defection. Just check it out Sujanya. Anyone else guys? सोचो 1971 में किसी ने पढ़ा है कुछ इसके बारे में? सर इंडो पाक वॉर। अरे मैं पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट। अच्छा I'll explain it to you now. How many no छोड़ो let me explain it to you now. How many of you are from UP से कोई लोग होंगे? Yes sir. यूपी में लोकसभा में कितनी सीट्स हैं गाइस? लोकसभा में यूपी की कितनी सीट्स हैं? So something 70 sir 80 एग्जैक्टली 80 सीट्स हैं। दिल्ली की कितनी है? एनीवन? अरे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिल्ली, यूपी, अपने स्टेट का तो पता करो। 7 सीट्स हैं दिल्ली की। राजस्थान से कोई है? हाउ डू यू थिंक गाइज ये दिल्ली की 7 क्यों है और यूपी की 80 क्यों है? एरिया एंड पॉपुलेशन। एरिया तो नहीं है, पॉपुलेशन होता है गाइज। पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया। समझ में आया? हम देखते हैं and I'll link it to finance as well, don't worry, I'll link it to finance, ठीक है। but again these are things which you should have idea about in general. 19 अच्छा हम पॉपुलेशन लोकसभा में सीट्स देख रहे हैं। लोकसभा में सीट्स जब हम देखते हैं तो we see that UP has 80 सीट्स से अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश के पास 40 सीट्स होती थी, बट आई डोंट नो कि अब तेलंगाना और आंध्रा में कितनी है। लाइक MP एंड राजस्थान आई थिंक हैज़ 25 सीट्स। MP ऑल्सो हैज़ आई थिंक 25 या 22 सीट्स, ठीक है। वेर एज से दिल्ली हैज़ 7 सीट्स, ठीक है। सिमिलरली तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन सबकी सीट्स होती है। The reason behind every state में कितनी सीट्स होंगी, and we are talking about लोकसभा सीट्स, is the population criteria. What does this mean guys?
इसकी वजह से क्या इंडियन पार्लियामेंट में बायस आ सकता है? व्हाट डू यू थिंक? कि और अगर बायस आ सकता है तो कैसा बायस आ? अगर उन्होंने एक पॉलिसी बनाया जो लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट है जो बहुत गरीब है, तो इफ दे मेक एनी पॉलिसी व्हिच इज रिलेटेड टू No, no, दैट no, no, पॉवर्टी और no, 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 समथिंग, no, no, no. वहाँ पे Sakshi has वहाँ पे already political answered the question. Sakshi has already answered the question. Yes, I am Sakshi talking about delimitation commission. Sakshi, are you from BA program? Yes, sir. अच्छा, exact. Political science. Yes. आई एम टॉकिंग अबाउट डीलिमिटेशन only. तो गाइज ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है बेसिकली. नाउ माय सौजन्य, यू डिडंट आंसर द क्वेश्चन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम आउट इज, आपको लोकसभा में जीतने के लिए कितनी सीट्स चाहिए होती हैं? किसी को पता? पावर में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी सीट्स चाहिए? 272 सीट्स चाहिए. ठीक है, 50%, 272 सीट्स चाहिए. 272, 273. अगर आपके पास दैट मीन्स नदर्न इंडिया का कंट्रोल है, क्योंकि नदर्न इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो दैट मीन्स आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो इस देश के. एंड इजंट दैट ट्रू? हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स डिड वी हैव फ्रॉम साउथ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम साउथ इंडिया, देवेगौड़ा was one from Karnataka. There was another one. एक और है प्राइम Sir, मिनिस्टर, PV पीवी नरसिम्हा राव. पीवी नरसिम्हा राव. In India, a majority of prime ministers who have come have been from North India. आप जवाहरलाल नेहरू देख लो, शास्त्री जी देख लो, ठीक है. देन you see I think Chandrasekhar was also from South. Chandrasekhar was also from I think Andhra Pradesh. Just check it out. Then आप इंदिरा गांधी देख लो, ठीक है, या आप चरण सिंह देख लो, ठीक है. ये सारे के सारे जो हैं. देन उसके बाद राजीव गांधी देख लो, और देन यू हैड मनमोहन सिंह. एंड मनमोहन सिंह तो खैर राज्यसभा से वो थे, मेंबर थे, रादर दैन लोकसभा के मेंबर. एंड देन फाइनली यू हैव नरेंद्र मोदी who's from गुजरात, बट अगेन नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम साउथ. तो साउथ एंड ईस्ट से हमारे पास इंडिया में प्राइम मिनिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कम. सो वी नेवर हैड समवन फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम से केरला, और से वेस्ट बंगाल, और एनी ऑफ दी 7 सिस्टर स्टेट्स, क्योंकि उनके पास जो सीट्स रहती हैं वो कम रहती हैं. तो इजंट दिस अ बायस गाइस कि द नॉर्थ इंडिया इज सेलेक्टिंग द लीडर फॉर द एंटायर कंट्री? डोंट यू थिंक दिस इज रॉन्ग? Yes, sir. ऑल ऑफ यू एग्री? ठीक है. सो इसीलिए और ये होता जा रहा था, ये इंडिया में होता जा रहा था कि नॉर्थ इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, वेराज साउथ इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन 1970 से कंट्रोल करने में शुरू कर दी थी. तो इसलिए क्योंकि ओवर रिप्रेजेंटेशन ना हो जाए लोकसभा के अंदर ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने, और एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज डिपेंडिंग ऑन एरिया होती है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना बड़ा रोल है. तो इलेक्शन कमीशन एंड डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के थ्रू इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, फिक्स कर दिया इसको. आज भी इवन 2019 का जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर भी जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया यूज़ किया गया है वो 1971 का पॉपुलेशन क्राइटेरिया है. 1971 के पॉपुलेशन क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड है. ये जो पॉपुलेशन, ये जो डिवीजन है ना, ये 1971 से कांस्टेंट है. फ्रीज कर दिया गया 1971 को, सो दैट सदर्न इंडियन स्टेट्स आर नॉट हेल्ड टू डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग लेसर पॉपुलेशन. एंड दिस वाज डन बाय द 84th, जो लेटेस्ट आया था वो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था. यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट. एंड 2026 तक फ्रीज है ये. तो जो नेक्स्ट, Sir, ये साक्षी sir, please explain. 87th From for 2001. हाँ, पहले 84 था, फिर उसके बाद 87th में रिवाइज हुआ. Sir, please explain this once again. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि अब कंट्री को ये भी तो देखना है कि बॉस हमारे देश के अंदर ऐसा ना हो कि क्योंकि यूपी
बहुत ज़्यादा यूपी, बिहार, एमपी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आप ये 80 की जगह इनको 180 सीट्स कर दो और यहाँ से कम कर दो सीट्स तमिलनाडु की, तो फिर तो इंडिया होने का फ़ायदा क्या है? फिर तो आपको सिर्फ यूपी में जीतना है। यूपी में योगी जी 100% हर बार प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएंगे। तो नॉट टू से दैट आई मीन इट कैन नॉट बी, बट एटलीस्ट एक इक्विटेबल होना चाहिए ना, कि मतलब वहाँ इंडिया के हर पार्ट से कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का सोच सकता है। ठीक है, जैसे यूएस के अंदर होता है, यू कैन बी फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्टेट एंड देन यू हैव टू विन इलेक्टोरल कॉलेजेस एट डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप नदर्न इंडिया का फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर यूपी, पूरे यूपी पे आपका बहुत अच्छा कमांड है, अगर ये 80 की 80 सीटें आप जीत सकते हो तो आपके पास सोचो, आपके पास प्राइम मिनिस्टर होने का कितना ज़्यादा बड़ा चांस है। आपके पास 80 सीट्स हैं अपने पास, अपने कहने पे। तो ये जो है, ये डिवीज़न जो है होना चाहिए, ये पॉपुलेशन के डिवीज़न के बेस पे है। ये स्क्यूड नहीं होना चाहिए टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ऐसा ना हो कि नॉर्थ इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने 1971 की पॉपुलेशन देखी, सेंसस की पॉपुलेशन देखी और कह दिया कि लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से सेट हो जाएंगी। तो ये जो आप 80 सीट्स देख रहे हो यूपी की, ये 1971 की पॉपुलेशन से है और तभी से फिक्स्ड है। हर 10 साल में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है हर 10 ईयर्स में, जिसमें आप देखते हो कि किस स्टेट को कितनी सीट्स जानी चाहिए एंड देन विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो ये जो लोकसभा की जो सीट्स हैं 1971 की पॉपुलेशन पे फिक्स हैं और ये फिक्स रहेंगी। 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उससे पहले 84th भी आया था, उसने कहा था कि ये 2026 तक फिक्स्ड है। मतलब 2024 का जो इलेक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें भी यही होगा। बट उसके बाद वाला जो इलेक्शन होगा 2024 के बाद 2029 का, उसके अंदर हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, हर स्टेट को कितनी सीट्स मिल रही। समझ में आया करिश्मा एंड अनन्या? दिस इज हाउ वी हैव फ्रीज्ड आवर दिस थिंग सीट्स। नाउ व्हाट हैज दिस गॉट टू डू विद आवर एनालिसिस? इसका हमारे से क्या रिलेशन है? Isn't this the same thing as finance, guys? Isn't this very similar to that of finance? सजल तुम्हारा माइक ऑन है। Isn't this very same in finance? अगर आप कहो कि किसी स्टेट को हम ज़्यादा पैसा देंगे क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसको दे रहे होगे? यूपी को दे रहे होगे, क्योंकि यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको फिक्स करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 1971 की पॉपुलेशन फिक्स होती थी। तो इसीलिए अगर आप देखो यहाँ पर 1971 की पॉपुलेशन फिक्स्ड है, बट अब 15th फाइनेंस कमीशन ने ये हटा दिया है। तो इसकी वजह से कौन रोएगा सबसे ज़्यादा? अब 2011 की पॉपुलेशन है, कौन ऑब्जेक्ट करेगा? जिसकी पॉपुलेशन कम होगी। जिसकी पॉपुलेशन कम होगी। किसकी पॉपुलेशन कम होगी? नहीं, सारे स्टेट्स फॉर एग्जांपल सदर्न इंडियन स्टेट जिनकी पॉपुलेशन कम होगी वो कहेंगे कि बॉस आपने हमसे तो पैसा ले लिया इसमें। ऐसे तो जब 1971 की पॉपुलेशन थी तो एटलीस्ट यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, और क्या कहते हैं, और तमिलनाडु की भी और बाकी सारे स्टेट्स की भी पॉपुलेशन में डिफरेंस इतना नहीं था। अब तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट किया गया था, बट फिर फाइनेंस कमीशन ने मानी नहीं बात इनकी। ठीक है, सो 14th फाइनेंस कमीशन तक डिस्ट्रीब्यूशन था। एक सेकंड सजल, 14th फाइनेंस कमीशन तक डिस्ट्रीब्यूशन था, बट अगर आप यहाँ पर 13th फाइनेंस कमीशन देखोगे तो ये 2011 था ही नहीं। दिस वाज जस्ट 27.5% एंटायर टू 1971 पॉपुलेशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन किया इसका इनटू 2 पार्ट्स। 1971 की पॉपुलेशन को 17.5% वेटेज दिया एंड पॉपुलेशन को 2011 की पॉपुलेशन को 10% दिया। 15th फाइनेंस कमीशन ने 1971 तो हटा ही दिया एंड सारा का सारा पॉपुलेशन का जो फिगर है वो कर दिया थ्रू 2011 पॉपुलेशन। यस सचल बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि यूपी की फिक्स किया तो मतलब अदर स्टेट्स की भी फिक्स कर दी गई?
नहीं, सबकी स्टेट्स सबकी फिक्स करी हुई है। 1971 की जब हम कर रहे हैं तो सारे स्टेट्स की जो 1971 की पॉपुलेशन है उस पर फिक्स्ड है। यस नो सजल? Yes. ठीक है, सिर्फ यूपी की नहीं, सारे स्टेट्स की। देन Yes, sir. कम्स योर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। पॉपुलेशन समझ में आ गया इसके। अब हम 2011 की पॉपुलेशन लेते हैं और उसको 15% वेटेज है ना। अब आपको कुछ तो करना था, आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हो। आप कह दो कि नहीं बॉस हम तो 2011 के लेंगे, तो फिर क्या होगा, सदर्न इंडियन स्टेट्स कहेंगे कि बॉस आपने हमारे साथ गलत किया। तो फिर टू कंसिडर दैट पॉइंट कि यार साउथ इंडियन स्टेट्स को भी तो हमें देखना पड़ेगा, यू एडेड अ न्यू क्राइटेरिया दिस टाइम। ये देखो पहले क्राइटेरिया नहीं था ये, यू एडेड अ न्यू क्राइटेरिया दिस टाइम एंड दिस न्यू क्राइटेरिया वाज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज दिस डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस? दिस डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इज कि कौन से स्टेट ने 1971 से लेके 2011 तक पॉपुलेशन अपनी सबसे तेजी से कम करी है। सो इन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यू आर चेकिंग दैट हाउ हैव यू रिड्यूस्ड, हाउ और टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ नहीं, टू व्हाट एक्सटेंट हैव यू रिड्यूस्ड योर पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब आपने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है कि नहीं किया है। तो जिसने किया होगा आप उसको ज्यादा पैसे दोगे, या जिसने नहीं किया होगा उसको ज्यादा पैसे दोगे? जिसने किया जिसने किया होगा आप एडवांटेज दे रहे हो उन स्टेट्स को कि बॉस पॉपुलेशन अगर आपने कंट्रोल करी तो हम करेंगे, आपको ज़्यादा पैसा देंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल का जो मेथडोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं, उसका एक पैरामीटर होता है विच इज कॉल्ड एज टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट इज बेसिकली how many children is a woman producing in her fertile ages, number of children per woman in her fertile age। तो आप इस बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करते हो कि कितना है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम था जब इंडिया का TFR 1970s में इंडिया का टोटल TFR was around 6। That means on an average Indian couples were producing 6 kids। एंड यू कैन ईजिली सी इन योर पेरेंट्स जनरेशन, आपके पेरेंट्स में भाई बहन बहुत होंगे, ऑल ऑफ यू अग्री? किसी के 5, किसी के 6। ठीक है, बट मुझे बीट करना बहुत मुश्किल है। माई पेरेंट्स हैड 10 सिबलिंग्स। एनीवन हु कैन बीट मी? सर 11। अरे बाप रे अरे बाप रे ओके चलो, पहली बार मुझे कुछ दिखाई दिया है कि अच्छा कोई मुझे भी, मेरे पेरेंट्स को भी बीट कर सकता है। मेरे पेरेंट्स नहीं, माई ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, बट माई पेरेंट्स कॉम्पनसेटेड। माई पेरेंट्स हैड ओनली वन, दे प्रॉब्ली दे सॉ दैट ओके, छोटे में ही दे रियलाइज दैट ओके वी कैन नॉट हैव अनदर different kind of this kind of a kid. So from 10 they immediately drop to 1, at least in my case, ठीक है, in my family's case। ठीक है, सो अब TFR इंडिया का अगर आप TFR देखो, तो इट्स समवेयर अराउंड 2.3। ठीक है, बट यूपी का अभी भी 2.8 2.9 चल रहा है। यूपी और बिहार में अभी भी ज़्यादा हाई TFR है। ठीक है, तो अब और जबकि अगर आप केरला का TFR देखोगे तो केरला का TFR 1.6 है। सो ऑल यू आर सेइंग इज दैट आपने कितनी तेज़ी से अपना TFR गिराया। हर स्टेट को आप देखते हो कि अच्छा बिहार ने कितनी स्पीड से TFR गिराया, यूपी ने कितनी तेज़ी से गिराया, केरला ने कितनी तेज़ी से गिराया। सो यू आर ट्राइंग टू सी दैट 1971 से लेके अभी 2011 का जो लास्ट सेंसस है आपने TFR कितनी तेज़ी से गिराया। जितना ज़्यादा आपने TFR तेज़ी से गिराया उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, जितना आपने कम तेज़ी से गिराया उतना आपको कम मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई this parameter is called as demographic performance। This has been introduced to reward efforts made by states in controlling their population। It will be computed using reciprocal of total fertility ratio of each state scaled by the 1971 population। ठीक है, तो आप बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट का आप वो देखते हो,
और रेसिप्रोकल देखते हो और उसको स्केल कर लेते हो पॉपुलेशन से, ठीक। अल्टीमेटली यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि ये मैथमेटिकली कैसे काम कर रहा है, बट एसेंशियली व्हाट यू नीड टू जस्ट सी इज दैट हाउ हैव यू परफॉर्म्ड, हाउ फास्ट हैव यू रिड्यूस्ड योर टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। सर यस फिर तो सर कॉम्पनसेट हो ही जाता होगा ना जिनकी पॉपुलेशन कम है देन। हाँ, तो यही ये इसी चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए, ये इसी चीज़ को कॉम्पनसेट कर, तो कुछ एक्सटेंट तक कॉम्पनसेट हो जाता है, कुछ एक्सटेंट तक कॉम्पनसेट हो जाता है। सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक कॉम्पनसेट इसलिए होता है सजल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि यूपी और बिहार ने अपनी TFR गिराई नहीं है, उन्होंने भी गिराई है, ठीक है? इसीलिए कुछ एक्सटेंट तक ही कॉम्पनसेट होता है। देन अब apart from that what you also have another parameter, पहले एक होता था forest cover, there used to be a parameter called forest cover। अब ये forest cover पैरामीटर नहीं है, अब उसकी जगह पे एक नया पैरामीटर है forest and ecology, ठीक है। now what is this forest and ecology? forest and ecology is एक पर्टिकुलर स्टेट है, से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब अगर इनके पास ज़्यादा फॉरेस्ट हैं तो इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हिली स्टेट्स और फॉरेस्ट जिनके अंदर ज़्यादा फॉरेस्ट है उनके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है? So they are given infrastructure. नहीं, दूसरी इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, वो तो सब कुछ ठीक है, बट सपोज कोई प्लेन्स में स्टेट है, समथिंग लाइक योर से योर कर्नाटका या योर महाराष्ट्र। अब अगर अरुणाचल और महाराष्ट्र साथ में बैठे हों तो अरुणाचल कहेगा यार मेरे पास इंडस्ट्रीज़ मेरे पास इसलिए नहीं है और मैं बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल स्टेट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, एंड बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट इन माई स्टेट आई कैन नॉट पुट अप दीज इंडस्ट्रीज। then then your Maharashtra could say that okay, why don't you cut your forests and then create it as plains and then do agriculture or or set up industries? Would this be beneficial for the country? No, sir. So that means having forests in your state is at the cost of having industries. A state can easily cut the forest and say that boss अब मैं इंडस्ट्री बना लेता हूँ। Have you seen that movie Avatar? Yes. Have you seen that movie Avatar? यही तो कंसेप्ट है बेसिकली, कि आप फॉरेस्ट हटा रहे हो एंड वहाँ पर यू आर सेटिंग अप इंडस्ट्री या माइनिंग, कोई चीज़ करना चाह रहे हो। जो वेदांता का इशू था उड़ीसा में, अगर आपने कभी पहले सुना हो या पढ़ा हो, नहीं? तो इसीलिए अब आप फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा कि बॉस ये जो स्टेट्स हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा फॉरेस्ट, जिनके अंदर फॉरेस्ट हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, ये हमारा ग्रीन इंडिया मिशन को प्रमोट करते हैं। वी नीड टू कॉम्पनसेट दीज स्टेट्स फॉर जस्ट अ सेकेंड गाइस, so you need to compensate these states so that they don't cut their forest and set up industries. So for that you have ecology and environment. For that you have forest and ecology, which says what you do is, it's a mathematical again formula, what you do is आप सारे स्टेट्स के अंदर देखते हो, सी क्राइटेरिया इज अराइव्ड एट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट इन ईच स्टेट इन एग्रीगेट ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स। तो आप पूरी कंट्री का सारे के सारे स्टेट्स का I1 to 28 सारे डेंस स्टेट्स, सारे डेंस फॉरेस्ट ऐड। सो द थिंग इज़ कि आपने सारे के सारे डेंस स्टेट्स, सारी स्टेट्स उठाए और उनसे पूछा कि डेंस फॉरेस्ट कितना है। फॉरेस्ट भी बहुत तरीके के होते हैं गाइस, यू हैव ओपन फॉरेस्ट, यू हैव श्रब्स एंड देन यू हैव डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप डेंस फॉरेस्ट सुना आपने गाइस, ज्योग्राफी में सुना होगा, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट बेसिकली होता है जहाँ पर आपका नीचे सनलाइट कम आ रही हो, फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट पे, एंड फॉरेस्ट कवर जो हो अराउंड 80% का अराउंड फॉरेस्ट कवर हो। देन यू हैव दोज ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पर दूर पेड़ हैं बट मूवमेंट है जगह की उसके अंदर घूमने की, ठीक है।
देन यू हैव श्रब्स एंड देन यू हैव ओपन ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपका वो होता है ज्योग्राफी में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बारे में बात नहीं कर रहे साक्षी, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है इंडिया के अंदर बहुत कम जगहों पे है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन यू विल फाइंड इट ओनली इन योर अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, जो टिपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इंडिया में यूजली डेसिडुअस फॉरेस्ट बनते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बनता है इंडिया में मेजरली। एवरग्रीन जो है बहुत कम है, ठीक है। एवरग्रीन जो है वो बेसिकली 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर पे ही यूजुअली मिलता है, उससे ऊपर आपको कम मिलेगा, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट कम मिलेंगे, ठीक। देन सो नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज कि आप डेंस फॉरेस्ट निकालो, ठीक है। फॉइलेज कवर के हिसाब से होता है गाइस डेंस फॉरेस्ट की 90% कवर्ड है अगर ट्री टॉप्स, तो उसको डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो आपने सारे स्टेट्स का डेंस फॉरेस्ट निकाला, सपोज सारे स्टेट्स का डेंस आ गया कि 200 स्क्वायर किलोमीटर टाइप्स कुछ एरिया आया होगा, कुछ एरिया आया होगा। फिर आप देखते हो कि इसके अंदर बिहार वाले का कितना शेयर है, इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश का कितना है, इसके अंदर गोवा का कितना है। तो जितना आपका इसमें शेयर होगा, परसेंटेज शेयर होगा, उतना आपको पैसा मिलेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू कैलकुलेट द ओवरऑल फॉरेस्ट, टोटल डेंस फॉरेस्ट इन इंडिया। फिर आप उस पर्टिकुलर स्टेट का निकालते हो, स्टेट का आई का मतलब वो कोई भी पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, या अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, एमपी एक स्टेट है। तो आप देखते हो कि ऑफ दिस टोटल डेंस फॉरेस्ट जो कंट्री में है, इस स्टेट का पास कितना है, और जितना स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। 41% का ही मिलेगा। ये देखो, कंफ्यूज मत होना। इस 40 सपोज मैंने 41 रुपीज़ बोला था ना शिल्पा, मान लो कि ये 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 41 रुपीज़ आए, तो इस 41 रुपीज़ का 10% कितना हुआ, 4.1। तो दैट मीन्स 4.1 रुपीज़ जो है वो डिवाइड होगा, वो 4.1 रुपीज़ डिवाइड होगा अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। और वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा स्टेट के पास कितना फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। Yes, sir. चलो, लास्ट इज टैक्स। Sir, can you please like what was their opportunity cost? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अजल ये है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अगर मेरे पास, मैं सपोज हिमाचल प्रदेश में हूँ, तो हिमाचल प्रदेश वाला कहेगा कि बॉस गोवा तो मुझसे बहुत अमीर है, या गोवा अमीर क्यों है, क्योंकि गोवा के पास माइनिंग है, खूब सारी आयरन माइनिंग होती है गोवा के अंदर, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। तो हिमाचल प्रदेश कहेगा कि यार मैं भी क्यों ना पैसा कमा लूँ, मैं भी पैसा कमा लेता हूँ, मैं भी सब छोड़ के I can also do this. I'll give you a very simple example which you will be able to understand. ठीक है, a lot of people, a lot of mothers, while their kids are small, don't work and stay back at home. Have you seen this? जब तक बच्चे छोटे होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. बट देर आर अदर मदर्स एज वेल जो बच्चा हुआ और उसके बाद नेक्स्ट जो है 20 दिन में जॉब ज्वाइन कर ली, एंड देन यू हैव नैनीज घर पे जो वो कर रही हैं, ठीक है। दो अलग अप्रोच है। एक मदर, आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दैट, एक मदर है, एक मदर ने कहा कि बॉस मेरे लिए घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम कंडीशन ऐसी है या मेंटल स्टेट ऐसा है कि मेरे लिए काम करना ज़रूरी है। तो उन्होंने काम किया और एंड शी स्टार्टेड गिविंग द बेबी टू द नैनी एंड और टू हर मदर और मदर इन लॉ कि अच्छा आप लोग संभाल लो। द अदर मदर हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो दूसरी मदर है हु इज़ नॉट गोइंग टू द जॉब एंड शी सेइंग नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगी 2 साल, आई विल स्टे बैक एट होम, आई विल टेक केयर ऑफ द किड। तो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना, उसके अंदर भी देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि शी इज़ लूजिंग आउट ऑन दैट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड देन सिटिंग बैक एट होम। तो उस चीज़ के लिए उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया के अंदर नहीं होता, ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर यू हैव मटर्निटी लीव, सुना होगा आप लोगों ने, 6 महीने की मटर्निटी लीव मिलती है आपको, सुना है? Yes, sir. ऐसे आप फ्रांस में जाओगे आपको बस 1.5 साल 1.5 साल 2 साल की मैटरनिटी लीव्स भी मिलती है आपको, ठीक है। तो आप इसी रीज़न की वजह से आप सिमिलर रीज़न की वजह से कि आप HP को बोल रहे हो, हिमाचल प्रदेश को बोल रहे हो कि बॉस आप माइनिंग मत करो,
आपको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं बट आप अपने फॉरेस्ट को मेंटेन रख के रखो, क्योंकि हमें ग्रीनरी चाहिए अपने कंट्री के अंदर। वी वांट हमारी एयर जो हो वो साफ हो, हमारी कंट्री ग्रीन हो और एनवायरनमेंट जो हो प्रिस्टीन रह पाए। समझ में आया सजल? यस सना। सर वाइल्ड लाइफ पे भी तो इफेक्ट आता है ना अगर हाँ, उसका इम्पैक्ट तो सना बहुत ज़्यादा चीज़ों पे है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे है। तो इट्स नॉट जस्ट दिस। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ केदारनाथ 2013, सुना? ठीक है। एंड ऑल ऑफ दैट वाज मैन मेड, पूरा मैन मेड वो है डिजास्टर है। आप कहो कि बॉस कि मैं नेचर के साथ खेलूंगा और मैं बिल्कुल प्राइम, मेरे लिए पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंट है और मैं बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे होटल खोल दूंगा, आपने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। एक एनवायरमेंटल फ्रेजाइल रीजन है, दीज आर फ्रेजाइल रीजन्स। आप उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दोगे तो फिर नेचर अपने आप अपना हिसाब कर लेगा। सिमिलरली आप जाके वहाँ डैम्स बना दोगे, आप जाके वहाँ पर उसके एनवायरनमेंट के साथ खेलोगे तो फिर एक टाइम में नेचर अपने आप फिर बदला ले लेता है आपसे। तो सिमिलरली विद एनिमल्स एज वेल। एनिमल्स अगर आप ज़्यादा रोड्स बनाओगे तो एनिमल्स फिर आपका फार्म लैंड्स में आएंगे तो आप उनको मार दोगे, फिर आपके पास ना टाइगर रह जाएगा ना कुछ रह जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस हैज़ कॉस्ट, यू हैव टू वे ऑल ऑफ दिस, ठीक है। And in fact, I mean, although our time doesn't allow us to show you all documentaries, there are cases where foreign countries में लोगों ने roads बनाई हैं, but roads इस तरीके से बनाई हैं कि ऊपर से forest जा रहा है कि animal cross कर पाए, ठीक है। अभी आज की डेट में क्या है कि अगर road बनी हुई है बीच में कि ये for example ये forest है तो अब आप शेर को बोल रहे हो कि यहाँ से गाड़ी आ रही है बॉस, तुम्हें क्रॉस करना है। वेयर एज व्हाट अदर कंट्रीज हैव डन इज कि सपोज ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट के ऊपर ये कनेक्टिंग दूसरा फॉरेस्ट है और यहाँ से आपने कुछ रोड बनाई है, नीचे से अंडरपास सा बनाया है इसके नीचे से कि एनिमल आराम से क्रॉस कर पाए, चाहे हमें नीचे से जाना पड़े। एनिमल ब्रिजेस बोलते हैं उनको। ऐसे ही बहुत सारे एलिफेंट्स इंडिया में, साउथ इंडिया में रेलवे ट्रैक से इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं क्योंकि ऊपर बिजली की वायर चल रही है 25,000 वॉट्स। एनिमल को थोड़ा ना पता है बेचारे को। तो वी नीड टू बी सेंसिटिव अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स एज वेल। देन तो अब जो लास्ट पार्ट है विच इज टैक्स एफर्ट एंड फिस्कल एफर्ट्स, ठीक है। टैक्स एफर्ट एंड फिस्कल एफर्ट्स। टैक्स एफर्ट्स एंड फिस्कल एफर्ट अगर हम देखें तो हम बेसिकली उन स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं जो एफिशिएंट है, जो पैसा कमा सकते हैं खुद से, जो कमा पा रहे हैं। तो आप रिवॉर्ड करना चाहते हो टू दो स्टेट्स विच हैव हायर टैक्स कलेक्शन, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज यू सी एट ईच पर्टिकुलर स्टेट व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा ओन टैक्स रेवेन्यू एंड एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी। अगर आप ज्यादा टैक्स कमा पा रहे हो, पर पर्सन आप ज्यादा टैक्स ले पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल और लॉट ऑफ स्टेट्स जो है वो फ्री की सब्सिडी देते रहते हैं। पंजाब फ्री की पावर दो, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी दो, फ्री की पानी दो, लोगों से आप टैक्स मत इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि आप लोगों से टैक्स इकट्ठा करोगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे, तो सरकार कैसे चलाओगे फिर आप? तो अब गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करे। फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि बॉस आपको लोगों से पैसा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, don't you think property tax in South India, in South Delhi should be more than that in East Delhi? Don't you think so? Yes, no guys? Yes. South Delhi में typically कौन रहता है guys? Typically South Delhi में Some maximum rich people. maximum rich people. अगर maximum rich people रहते हैं तो उनसे आपको ज़्यादा पैसा लेना चाहिए। and affordable housing usually in Delhi के अंदर East Delhi में है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास यूजुअली, तो आप उनसे कम पैसा लो और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ फिर। तो इसीलिए आप हर स्टेट को आप बोलना चाह रहे हो कि बॉस आपको अपना टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करना है। आप प्रॉपर्टी से लो, चालान से करो, कैसे भी करो, आप अपना टैक्स इंक्रीज करो सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिलाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए जो स्टेट्स अच्छा टैक्स कमा पा रहे हैं उनको आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, जो स्टेट्स नहीं टैक्स कमा पा रहे हैं उनको आप कम पैसा दे रहे हो, इसलिए वो उसका वेटेज भी बहुत कम है। सो 2.5% ऑफ 441 रुपीज़ अगर हम
₹100 का वो एग्जाम्पल, ठीक है, इसलिए उसको टैक्स एफर्ट या फिजिकल एफर्ट्स बोलते हैं, Yes. Yes, yes. ठीक है। Yes, sir. ये आपको पैरामीटर्स सारे याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिविल्स दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो और इवन फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस यू नीड टू रिमेंबर दीज पैरामीटर्स, ठीक है, और उनके वेट्स ये आपको याद होने चाहिए। Excuse me, sir. ये साक्षी बताओ। Sir, among all these factors, when we said about the population and talked about the delimitation commission, so I understood for 1970. But why is this 2011 है? 2011 जो है वो अब फाइनेंस कमीशन ने कर दिया है, तो क्योंकि नदर्न इंडियन स्टेट्स भी कहने लग गए थे कि बॉस हमें हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप हमें कम पैसा दे रहे हो, तो इसीलिए अब जो नया वो आता है पैसा जा रहा है स्टेट्स को वो 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब इसका डीलिमिटेशन के साथ, तो एनी केस कोई एक्सरसाइज नहीं था, वो तो मैंने 1971 आपको डीलिमिटेशन समझा रहा था कि 1971 क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, बट अब जो पैसा जा रहा है वो 2011 की पॉपुलेशन के साथ, बट डीलिमिटेशन अभी भी 1971 के पॉपुलेशन पे चल रही है। देन दी नेक्स्ट तो हमने ये सारी चीज़ें सीख ली, गई इनकम डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो थी हमने सीख लिया। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई टोल्ड यू कि ग्रांट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। ग्रांट्स आर नॉट सपोज टू बी पेड बैक, एंड इफ़ यू सी ग्रांट्स तो कुछ स्टेट्स को 17 स्टेट्स के अंदर इवन आफ्टर गिविंग दिस पैसा, इवन आफ्टर गिविंग सेंटर ने स्टेट्स को ये वर्टिकल डेवोल्यूशन दे दी और ये हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन से बट गया, उसके बाद भी 17 स्टेट्स में रेवेन्यू डेफिसिट है, तो आपने कहा कि चलो इतने करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट के लिए दे दो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइनेंस कमीशन हैज ऑल्सो रिकमेंडेड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, कि कई एरियाज को हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। कुछ एरियाज स्टेट्स में और कुछ एरियाज हमारी कंट्री में ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल हेल्थ हमें इम्प्रूव करना है, एजुकेशन इम्प्रूव करना है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करना है, जुडिशल रिफॉर्म्स करना है, रोड्स इम्प्रूव करनी है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स को अच्छा करना है, तो उसके लिए सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स के बारे में बात करिए, ठीक है, कि इस सेक्टर को इतना कुछ पैसा जाना चाहिए। एंड देन यू हैव स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स, कि कई स्टेट्स जो हैं उनको पैसा चाहिए फॉर इट्स स्पेशल नीड्स, ठीक, कई स्टेट्स को स्पेशल नीड्स के लिए पैसा चाहिए, कई स्टेट्स को वाटर एंड सैनिटेशन, फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक बिहार, स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ वाटर एंड सैनिटेशन का ज़्यादा मेजर इशू है, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए इस हेड में, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स, ठीक है। कुछ स्टेट्स को प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, फॉर एग्जांपल MP is very well renowned, MP, Odisha, Tamil Nadu, these are very well renowned for its historical and cultural monuments, तो इनको आपको कल्चरल मोनूमेंट्स के लिए थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। देन कई स्टेट्स को हाई कॉस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर ब्रिज बनाने की कॉस्ट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू से दिल्ली में, यस और नो? Yes. हिमाचल प्रदेश में कोई ब्रिज बना रहे हो, टनल बना रहे हो, उसकी क्योंकि टेरेन अपने आप में एक डिफिकल्ट चीज़ है, तो हाई कॉस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कई स्टेट्स को आपको टूरिज्म प्रमोट करना है तो उसके लिए पैसा, तो इसीलिए आप कुछ इन सारे फैक्टर्स के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को, डिपेंडिंग ऑन किस स्टेट को कितना इंपॉर्टेंट है, उसको आप पैसा दोगे, इसको बोलते हैं स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। एंड देन यू ऑल्सो गिव ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज, तो फाइनेंस कमीशन जो होती है वो स्टेट्स को भी पैसा देती है और वो सीधा लोकल बॉडीज़ को भी पैसा दे रही है, वो सिर्फ स्टेट्स को पैसा नहीं देती, वो लोकल बॉडीज़ के लिए भी पैसा निकालती है। एंड कुछ पैसा इस बार बोला गया है कि कुछ पैसा जो है, और लोकल बॉडीज़ जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ और एक होती है लोकल रोड बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ का एग्जांपल है म्युनिसिपल बॉडीज़, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज़, नगर पंचायत, योर टाउनशिप, टाउन हॉल कमिटीज़, देन योर पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, ये सारी आपकी अर्बन लोकल। कैंटोनमेंट सुना आपने? कैंटोनमेंट एरिया सुना कभी? सुना होगा, Yes, sir. जैसे दिल्ली कैंटोनमेंट है, तो दीज आर कैंटोनमेंट एरियाज विच आर डिफेंस एरियाज, बेसिकली डिफेंस के पास होता है, तो उनके लिए उसकी मैनेजमेंट के लिए आपको पैसा देना होता है, तो उनको अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलते हैं।
ऐसे ही लोकल रूरल बॉडीज़ आपकी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत समिति हो गई, पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, ज़िला पंचायत हो गया। तो इनके अंदर भी 3 टियर्स होते हैं। एक पंचायत हो गई जो बिल्कुल लोकल लेवल पे है, देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गई, ठीक है, एंड देन यू हैव ज़िला पंचायत एज वेल। तो आप इनके लिए भी, इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप पैसा देते हो, ठीक है। एंड उसके लिए जो वेटेज है कि कैसे आप पैसा दोगे लोकल बॉडीज़ को, तो लोकल बॉडीज़ को आप पैसा दोगे, दिस ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स ऑन द पॉपुलेशन एंड एरिया क्राइटेरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मेरे पास, जैसे हमने यहाँ लिखा कि हम 4,36,000 करोड़ रुपीज़ देंगे लोकल बॉडीज़ को, बट आप किस बेसिस पे दोगे? आप इस बेसिस पे दोगे कि कितना एक पर्टिकुलर स्टेट के पास पॉपुलेशन है और एरिया है, पॉपुलेशन ऑफ लोकल बॉडीज़ एंड एरिया ऑफ लोकल बॉडीज़, ठीक है। पॉपुलेशन का वेटेज 90% एंड एरिया का वेटेज 10%। इस बेसिस के ऊपर आप पैसा। देन उसके अलावा फिस्कल रोड मैप के बारे में बात करता है फाइनेंस कमीशन। फिस्कल रोड मैप में इन्होंने बात करी हुई है कि आपको अपना जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट जो है, जो आज की डेट में 9% पहुंचा हुआ है, उसको कम करना है बाय 4% बाय 2025-26। एंड स्टेट्स को बोला हुआ है कि स्टेट्स को अपना फिस्कल डेफिसिट जो है, जो उनका फिस्कल डेफिसिट 4% के अराउंड है इन 2021-22, उसको बाय बिटवीन 2023 एंड 26 3% करना। तो आपको बस ये रिकमेंडेशन याद रखनी है, 2 रिकमेंडेशन कि क्या होनी चाहिए। बट इन द बैकग्राउंड यू नीड टू नो दैट हमारा अभी कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट जो है वो 9%। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर आइटम हेयर विच सेज कि ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो आपको क्या होना चाहिए। इंडिया का आज की डेट में कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो जो चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 90% डेट टू जीडीपी रेशियो। मतलब कितनी बोरोइंग है आपकी, जीडीपी सपोज 100 रुपये है तो 90 रुपीज़ की तो आपकी बोरोइंग चल रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, कितना आपने पैसा उठाया एज कम्पेयर टू आपका जीडीपी कितना है, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक कि मेरी सैलरी कितनी है और मेरे पास मेरा डेट कितना है, मैंने कितना का लोन उठाया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो इस 90 रुपीज़ का डिवीजन जो है वो है 63 रुपीज़ सेंटर का डेट है एंड 33 रुपीज़ स्टेट का डेट है, ठीक, 89 दिख रहा होगा। अब इसको आपको कम करना है, तो आपने यही बोला कि सेंटर विल रिड्यूस इट्स टोटल लाइबिलिटीज फ्रॉम 63 to 56 by this, and states will reduce it from 33 to 32. And apart from that, स्टेट ये बोल रहे हो आप यहाँ पर कि अच्छा स्टेट्स को अपना और रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहिए, कंप्यूटराइज करना चाहिए प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, जो मैं अब आपको बात कर रहा था, पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, किसी तरीके से टैक्स ज़्यादा करो, ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके आओ, ये कुछ चीज़ थी। एंड उसके अलावा दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू एक्चुअली। एंड अदर रिकमेंडेशंस जो हैं वो बेसिकली हैं कि आपको हर स्टेट को अपने बजट में 28% जो है वो हेल्थ के लिए रखना चाहिए। स्टेट शुड इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन हेल्थ 8% ऑफ देयर बजट बाय 2022, एंड उस 8% में जो 2/3 है वो प्राइमरी हेल्थ के लिए जाना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है बेसिकली लोकल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था वो जो आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी हेल्थ केयर। PHC बोलते हैं गाइज इसको, आपने दिल्ली में भी सुना होगा, और अगर आप किसी और स्टेट में है तो भी आपने सुना होगा PHC। सुना गाइज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर? यस सर। तो प्राइमरी हेल्थ, आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये सबसे पहले दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। सबसे पहले आदमी यहीं जाता है, एटलीस्ट गाँव में, और हम लोग तो चलो सीधा जा सकते हैं कि सीधा चलो गए टर्शरी हॉस्पिटल, बट मेजरली लोग इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाते हैं। एंड देन लास्ट थिंग इज़ कि आपको डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कहा कि एक फ़ंड बना लो जिसमें नॉन लैप्सेबल फंड होगा, और जो भी आपको डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन, फॉर एग्जांपल नया शिप चाहिए, नया एरोप्लेन चाहिए, नई गन्स चाहिए, तो इसमें से पैसा निकाल लिया करो। तो एक बेसिकली फ़ंड बनाने के लिए बोला है, और उस फंड में कुछ पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, और बाकी जो पैसा खरीदने के लिए जो सामान आएगा वो डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा और मोनेटाइजेशन ऑफ डिफेंस लैंड से आएगा,
ठीक है। दैट मीन्स कोई डिफेंस लैंड पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, तो उसको आप लीज पे दे दो किसी कंपनी को, और वहाँ से जो पैसा, रेंट से जो पैसा आएगा वो इसमें डाल के फिर हम, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर ओवरऑल फाइनेंस कमीशन। समझ में आएगा इस फाइनेंस कमीशन? मेजर तो आपका हमारा फाइनेंस कमीशन, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये सारी तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। मेजर जो है वो आपका यहाँ तक है, लोकल बॉडीज़ तक।